हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और ये भारत के भूगोल से संबंधित है और इसमें जो कृषि है उसका संपूर्ण निचोड़ रहेगा दोस्तों। और इसमें टॉप 20 जो 60 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जो कि MCQ टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कृषि से संबंधित कोई भी एग्जाम में प्रश्न देखेंगे तो इस सेशन के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस वो रहते हैं। इसी वजह से इस सेशन को यहाँ पर समाहित किया गया है। साथ ही यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेशन को अंत तक देखें, स्किप ना करें। और अगर सेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आता है फर्स्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खाद्य फसलों में शामिल है। तो खाद्य फसलों में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कपास, तंबाकू, गन्ना। ऑप्शन बी है अलसी, अरेंड, हल्दी। ऑप्शन सी है खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। ऑप्शन डी है जूट, कपास, मिर्च। ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। इसका आपको राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर आपको कमेंट कैसे करना है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का अगर आपका ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको आंसर कमेंट करना है दोस्तों। और आंसर आपको कमेंट करने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जो आत्मविश्वास होता है वह दृढ़ हो जाता है कि आपका आंसर सही है। तो आप क्वेश्चन को लेकर श्योर हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कहीं पे भी आता है तो आप फटाक से टिक कर दोगे उस पर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जो राइट आंसर आपका है। और खाद्यान्न, दालें और खाद्य तिलहन, ये आपके किस में आते हैं? तो खाद्य फसलों में आते हैं। खाद्य फसलों में और भी आते हैं, जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, आलू है, चुकंदर है, जौ है। इस तरह के सभी किस में आते हैं? खाद्यान्न फसलों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है सेकंड है कि IR20 और रत्ना दो प्रकार प्रमुख किस्में हैं, किसकी हैं? तो गेहूं की, ज्वार की, बाजरा की और धान की। करेक्ट आंसर बताएंगे। CGL में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन न याद रह पाने की वजह से वह गलत हो जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप रिमाइंड करिए और इसको रिपीट करिए, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर बताएंगे यह किसकी प्रजाति है, आपको बताना है। प्रमुख किस्म है, तो किसकी किस्म है दोस्तों? तो ये आपकी है धान की किस्म है। IR20 और रत्ना किसकी किस्म है? तो धान की किस्म है। इसकी अन्य किस्में भी हैं, जैसे हमसा हो गया, जया, IR8, IR36, पूसा, हेमा और राजेश्वरी। ये सभी क्या हैं? ये इसकी धान की किस्म है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3। कृषि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, आपको बताना। ऑप्शन ए मिजोरम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है उपर्युक्त सभी। ये रिपीट हुआ है स्टेनोग्राफर परीक्षा में और टैक्स असिस्टेंट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, उपर्युक्त सभी है। क्योंकि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके जो बची हुई वनस्पति को जला दिया जाता है, उसके स्थान पर की जाती है यह खेती। इसे स्थानांतरी खेती के नाम से भी जाना जाता है और इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। ये जो कृषि होती है इसमें जली हुए पेड़ों और वनस्पतियों की राख उर्वरक के रूप में काम में ली जाती है। साथ ही बता दिया जाए दोस्तों, जो भूमि होती है वह उपकरणों से और लकड़ी के हल बनाकर उसकी जुताई करके बीज बोया जाता है और फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसी कृषि पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4 कि झूम कृषि से संबंधित है। तो छत खेती, सीढ़ी नुमा खेती
और ये है आपका स्थानांतरण खेती और जामुन की खेती। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झूम कृषि से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो वो आपका स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है खेती की झूम विधि। खेती की झूम विधि व्यवहार हुआ करता है, क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है मध्य उच्च भूमि में, तीसरा तटीय तमिलनाडु में, ऑप्शन चौथा है आपका डी नागालैंड में। खेती की झूम विधि का व्यवहार कहाँ हुआ करता है, ये आपको बताना है। टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नागालैंड। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें यह की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। झूम है, तो झूम क्या है आपको बताना। ऑप्शन एक लोक नृत्य है, ऑप्शन बी है एक नदी का नाम है, ऑप्शन सी है भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, ऑप्शन डी है कृषि खेती का एक प्रकार है। एसएससी सीपीओ परीक्षा में आया हुआ यह क्वेश्चन है 2012 में। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यह कृषि यानी खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन में हम 60 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट कराने वाले हैं दोस्तों, और जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है उन्हीं पर चर्चा की जाती है। फालतू की कोई बात का इसमें झंझट नहीं रहता है। अगर आपको यह सेशन स्किप करना है तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि स्किप अगर आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आप इसका स्पीड अप करके देख सकते हैं, यदि आप समझदार हो तो, समझ सकते हो तो। अन्यथा आप ऐसे ही देखें जिस तरह से आपको यह मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी क्वेश्चंस को महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। आपको यहाँ बताना। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी कहवा कॉफ़ी, ऑप्शन सी है रबड़, ऑप्शन डी है ईख। टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोपड़ फसल नहीं है, कौन सी नहीं है, चाय कहवा रबड़ और ईख। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ईख हो जाएगा। ईख क्या है, रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो चाय आती है, कहवा आता है, रबड़ आती है, कि जो फसल आती हैं ये रोपड़ की होती हैं। ईख रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आती है। फसल के उगाने के आधार पर किए गए वर्गीकरण में कई विद्वानों ने गन्ने को भी क्या किया है, रोपड़ फसल माना है, परंतु भारत के संदर्भ में यह सही नहीं है। तो ईख क्या है, रोपड़ फसल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, किसका है, कपास का है, तिलहन का है, दालों का है और मक्का का है। फटाफट बताएंगे। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में विशालतम उत्पादन किसका होता है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दालों का उत्पादन है दोस्तों। किसका है, दालों का। और आपका ऑप्शन बी भी हो जाएगा, तिलहन का भी ये विशालतम उत्पादक है। तो ये दालों और तिलहनों का विशालतम उत्पादन है। और इस कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र आपका रहता है। कपास जो है आपके महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में। और ये आपका बता दिया जाए कि महाराष्ट्र, तो मक्का के उत्पादन में महाराष्ट्र किस नंबर पर रहता है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पर रहता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है, आपको बताना है। तो इम्मेर गेहूं है, ब्रेड गेहूं है, क्लब गेहूं है और डुमरू गेहूं है। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। तो जो ब्रेड गेहूं है आपका राइट आंसर हो जाएगा। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है सोपान। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, सोपान कृषि है जो कहाँ पर की जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो ऑप्शन ए है पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन बी है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी छतों पर, ऑप्शन डी है पहाड़ों की चोटी पर। राइट आंसर इसका बता देंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करें। तो पहाड़ों के ढलान पर जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, सोपान कृषि कहा जाता है। और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पृथ्वी पर जो मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही आवश्यक है, ये आपको पता है। और पहाड़ों के ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है उसको सोपानी कृषि कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। हर जगह झूम कृषि नहीं है, सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उसे सोपान कृषि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 11। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, चावल है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में आया हुआ है।
तो खाद्य फसल का आप फटाफट से नाम बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चावल। चावल सबसे ज़्यादा खाद्य फसल के रूप में भारत में उगाया जाता है। उसके बाद आता है आपका गेहूँ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 12। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है तो कौन सी है? चावल है, गेहूँ है, चना है और अलसी है। राइट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर चावल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने बात की है कि खाद्यान्न फसल सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो चावल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13 के भारत के निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति? ऑप्शन ए है मिर्च, ऑप्शन बी है सूखी लाल मिर्च, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी है इलायची। करिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है सूखी लाल मिर्च, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत की निर्यात मद के रूप में सबसे मूल्य मूल्य में सर्वोच्च स्थिति में है। ये आपको याद रखना है। तो भारत की निर्यात मद के रूप में सूखी लाल मिर्च मसाले की जो मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है। और ये हल्दी जो है आपका, हल्दी, इलायची और आपका बचता है मिर्च, इनकी जो होती है तीनों की, ये निर्यात में कम मूल्य है। किससे है? तो सूखी लाल मिर्च से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? अब जायद मौसम की बात की जाती है तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए तरबूज है, सोयाबीन है, मक्का है और पटसन है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा? CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कि जायद मौसम में उगाई जाने फसल कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तरबूज हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? तरबूज। अब जायद की जो फसल है मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 4 महीने की ये फसल होती है, 3 से 4 महीने की। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज और इसकी जो प्रमुख फसलें हैं उन्हें यहाँ पर बोया जाता है। रबी की फसल सामान्यतः कब बोई जाती है? तो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। जबकि खरीफ की जो फसल होती है वो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में, नवंबर में काटी जाती है। और जो आपकी जो होती है गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, ये रबी की फसल होती हैं। और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास और गन्ना, ये खरीफ की फसलें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती यानी जायद फसल है। तो जायद फसल कौन सी है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर जायद फसल के लिए, वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं। ऑप्शन बी आता है आपका प्रतिस्थापित फसलें, जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाती हैं। ऑप्शन सी है वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। और ऑप्शन डी है वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रक के हैं। बताएंगे दोस्तों इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी राइट आंसर आपको बताना है, किसके जैविक नियंत्रक के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि प्रतिस्थापित फसलें फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 16 नंबर क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है बाजरा और चावल, ऑप्शन बी मक्का और ज्वार, ऑप्शन सी है जौ और सरसों, ऑप्शन डी है ज्वार और चावल। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट किया करें आंसर। आंसर कमेंट करते हैं तो मुझे भी आगे चलने में जल्दी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपको टाइम देना होता है और आप आंसर इसका कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ सेक्शन ऑफिसर की बात, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जौ और सरसों जो है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौ और सरसों की जो फसल है वह रबी की फसल होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आ जाने के समय में खरीफ फसलें बोई जाती हैं और उनके लौटने समय में काटी जाती हैं। यानी कि फसल वर्षा के आरंभ होने पर मई से जुलाई तक बोई जाती हैं और इनकी जो समाप्ति सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी में या अप्रैल में इनको कहीं काट लिया जाता है। खरीफ की फसलें चावल होती है, बाजरा, पटसन, मक्का, कपास। और रबी की जो प्रधान फसलें हैं वह गेहूं, चना, जौ और अलसी। ये जो होती हैं क्या क्या होती हैं जो रबी की जो फसलें
हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, जौ, रेपसीड और जूट। राइट आंसर इसका बता देंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट को छोड़कर बाकी जौ है, गेहूं है और रेपसीड है, ये सभी क्या हैं? रबी की फसलें हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो जूट क्या है, तो ये खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की। खरीफ की फसल है। ये मौसमों का नाम है, किसी का और इंसान का नाम नहीं है कि ये कि रबी है और ये खरीफ है और ये जायद है, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है 18, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? ऑप्शन ए जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूंगफली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूंगफली जो है आपकी, वह आपकी रबी की फसल नहीं है। जौ है, गेहूं है, सरसों है, ये तीनों क्या है? रबी की फसल है। मूंगफली है खरीफ की फसल। किसकी है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट बात करते हैं, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो चावल, मक्का, गेहूं, जौ, मक्का, चावल, गेहूं, सरसों, चना और बाजरा, चना, चावल। करेक्ट आंसर इसका बता देंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, आपको बताना है कि रबी की फसल में साथ साथ कौन सी बोई जाती हैं। तो गेहूं, सरसों और चना होता है, वो रबी की फसल होती हैं। बाकी ये रबी की फसलों का मिक्सअप नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20, कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में यह आ चुका है। करेक्ट आंसर इसका बता देंगे कि सरसों के जो बीज का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है वह कहाँ पर होता है, आपको बताना है दोस्तों फटाफट से। तो सबसे ज़्यादा सरसों होती है वो राजस्थान में होती है। ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बीज का उत्पादन जो होता है सरसों के का, वो कहाँ होता है? राजस्थान में। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में हरियाणा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है आपका हरियाणा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है तो खेती के लिए है, वानिकी के लिए है, खनन के लिए है, जल विद्युत के उत्पादन के लिए है। ये सेक्शन ऑफिसर 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पठार की जो स्थलाकृति है आदर्श है किसके लिए? आदर्श है किसके लिए? अत्यधिक उपयोगी है, ये आपको बताना है। तो खनन के लिए उपयोगी है दोस्तों। क्या है? खनन के लिए। पठार सामान्यतः जो होते हैं खनिजों के भंडार होते हैं। खनिज की पर्याप्तता तथा खनिज के खनन के लिए इसकी स्थलाकृति के आदर्श होने के कारण ही पठारों पर खनन कार्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। और पठार वानिकी के लिए भी आदर्श होते हैं। किसके लिए? वानिकी के लिए भी पठार जो होते हैं आदर्श होते हैं, लेकिन यह पठारी क्षेत्र के जलवायु पर निर्भर करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 है, भारत के एक ढलानकार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चाय। करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट करें कि भारत के ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, वह निम्नलिखित में से कौन सी फसल बढ़िया तरह से हो सकती है? तो यहाँ पर चाय की जो खेती होती है वह एकदम अच्छी तरह से हो सकती है अगर 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, साथ ही आपका ढलान का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? आपको बताना है, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? फटाफट से आंसर बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाए? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी अदरक। हायर सेकेंडरी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और आप कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? अदरक है। क्या है? अदरक। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये आपको याद रखना है। अब उत्पादक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर अदरक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और उत्पादक और निर्यातक की अगर बात की जाती है तो कपास बीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो चीन है, कपास जो है उसके बीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर क्या है? चीन है। दूसरे स्थान पर भारत आता है। और आगे अगर अदरक की बात की जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक जो अदरक में है वो है आपका
भारत। ये आपको सबसे ज़्यादा अभ्रक देने वाला देश है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है पठार की स्थलाकृति आदर्श है, तो किसके लिए आदर्श है ये आपको बताना है दोस्तों फटाफट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, तो खनन के लिए और वानिकी के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा आता है 22वां है, तो इसके लिए चाय का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ था। तीसरा ये आता है दोबारा से, तो इसका आपको बताया था अभ्रक हो जाएगा। और चौथा अगर आपको क्वेश्चन आता है 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं 24 की। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए असम है, ऑप्शन बी केरल है, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा फटाफट से, कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। मल्टीटास्किंग 2014 में आया हुआ यह क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को सामान्यतः चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें चाय ज़्यादातर उगाई नहीं जाती है, इसी वजह से इसको नहीं माना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्य स्तर। वाणिज्य स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन सी है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। करेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से राज्य हैं, केरल है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 26, निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है। बताएंगे। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी गेहूँ। करिए दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट, क्या इसका टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे। तो प्याज इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। प्याज को नकदी फसल के रूप में माना जाता है, और ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये है मक्का को रोक सकते हैं बेचने से, और चना भी रुक सकता है, गेहूं भी रुक सकता है, लेकिन प्याज खराब हो जाती है अगर रोकते हैं आप बेचने से, तो ये नकदी फसल के नाम से जानी जाती है, और इसको नकदी फसल माना जाता है। ऑप्शन अब आता है क्वेश्चन नंबर, बागान कृषि पैदा करती है। ऑप्शन ए है केवल खाद्य फसलें, केवल खातेदार खाद्येतर फसलें, और आगे आता है सी ऑप्शन है नकदी फसलें, ऑप्शन डी है चार फसलें। राइट आंसर आपको बताना है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका वह खाद्येतर फसलें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल और रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी, ये सभी खाद्येतर फसलों को उगाया जाता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका अगला अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना होता है, लगभग में बताना है आपको। 50%, 60%, 70%, 80%। करिए इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके, तो 70% लगभग इसका हो जाएगा दोस्तों, कि भारत में खाद्यान्न का उत्पादन जो होता है 70% के लगभग होता है। कुल कृषि क्षेत्र का इसमें 64.32% होता है, और जबकि इसका कुल फसल उत्पादन देखा जाए तो 70% का योगदान है, और ये आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है तो कितना है। 70% से अधिक, 60% से 70%, 50 से 60 और 50 से कम। राइट आंसर दोस्तों बताना है तो 60 से 70% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, आपकी अगर करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका डेली करंट अफेयर डेली आपका आता है। रेलवे, एसएससी, स्टेट पैट और केवीएस बैंक एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर आपका बनता है, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी को यहाँ पर सुबह 6 बजे का सेशन रहता है दोस्तों आपका। प्रतिदिन सुबह 6 बजे का सेशन रहता है, ये आपको याद रखना है। और सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर रहे हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में आए बेल आइकन को भी दबा लें। अब इसमें जो करंट अफेयर आपकी रहती है, एक दिन की पूरी करंट अफेयर रहती है, इसमें डेली करंट अफेयर के नाम से इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा आपके चैनल पर। और इसका जो आई बटन है, आपको आई बटन पे भी इसका
लिंक मिल जाता है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाता है, तो इसको भी ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों मल्टीटास्किंग जो परीक्षा है उसमें यह आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय जूट उद्योग में के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी है जापान। राइट आंसर दोस्तों बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो बांग्लादेश है वो सबसे प्रतिद्वंदी माना जाता है भारतीय जूट के उद्योग के लिए। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में जूट अधिकतम किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। स्टेनोग्राफर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों, इसका जो पश्चिम बंगाल एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है बिहार, दूसरे नंबर पे है, और बिहार आता है, फिर उसके बाद आता है आपका असम, और उसके बाद आता है उड़ीसा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। करिए इसका राइट आंसर कमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला स्थान रहता है दुग्ध उत्पादन में भारत का। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में यह आ चुका है क्वेश्चन। भारत का संसार में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है, ये आपको याद रखना है। और ये 98 से लगभग लगातार विश्व का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। दुग्ध उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है आपका? वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। तो घास स्थलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर प्रति कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, और शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न बनाकर। टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। जो हरित क्रांति का जो संबंध था किससे था? तो दोस्तों हरित क्रांति का फसल उत्पादन से था, कृषि उत्पादन से था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो कितनी वर्ष के बाद हुई थी? ऑप्शन ए है 1954 के बाद, 1964 के बाद, 1965 के बाद, 1966 के बाद। करेक्ट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1966 इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों यानी कि विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप 1966 की जो अवधि के बाद में खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, किसके बाद हुई थी? तो हरित क्रांति के बाद। जहां पर क्या हुआ था दोस्तों कि 1965-66 में गेहूं का उत्पादन बहुत कम था, यानी कि 103.30 लाख टन के करीब था। वहीं पर 1970-71 में यह बढ़कर कितना हो गया था? तो 238.32 लाख टन तक पहुंच गया था। तो वर्ष 1965-66 से लेकर वर्तमान तक कुछ अपवादों को छोड़कर इसका उत्पादन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 37 है, हरित क्रांति सबसे अधिक फसल सफल रही है तो कहाँ पर रही है? पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा? फटाफट से आंसर बताएंगे तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्या है कि भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। और तो हमें आपको यहाँ पर चयन करना है कौन कौन सी जो फसलें हैं वह अच्छी पैदावार वाली फसलें हैं। तो चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। ऑप्शन बी है मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय। ऑप्शन सी है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ऑप्शन डी है गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की पैदावार उच्च है, ये आपको याद रखना है। और हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च पैदावार वाले जो कार्यक्रम थे वह गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया था। और गेहूं में सबसे ज़्यादा सफल प्राप्त
सफलता प्राप्त हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 39, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से? ऑप्शन ए चावल है, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दाल है, ऑप्शन सी गन्ना। हरित क्रांति का संबंध है किस फसल से है, तो यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका गेहूं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सीजीएल टायर फर्स्ट में आ चुका है क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, तो HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है, आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी नीली क्रांति, ऑप्शन सी है पारंपरिक क्रांति, ऑप्शन डी है नव कृषि क्रांति। राइट आंसर बताएंगे इसका। ये सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि HYV कार्यक्रम भारत में भी कहा जाता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो यह आपका है नव कृषि नीति। नव कृषि नीति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर HYV की, तो HYV होता क्या है? H से होता है हाई, Y से होता है यील्डिंग और V से होता है वैरायटी। तो हाई यील्डिंग वैरायटी को भारत में नव कृषि नीति यानी कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार। मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ यह क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो चीनी का कटोरा कहा जाता है, और पुराने आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र क्या है, दूसरे स्थान पर आपका रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। और ये मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर बता देंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश से जो है आपका धान का कटोरा कहा जाता है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। भारत में आंध्र प्रदेश जो है उसको धान का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ की जो फसल है 77%, 77% से अधिक चावल की पैदावार करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। फटाफट आंसर करें, कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। CHSL में आया हुआ यह क्वेश्चन है 2010 में। और की बात करते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ उत्पादन, ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी है आपका जल संचयन। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो ऑपरेशन फ्लड है किस कार्य से संबंधित है, बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों। तो ऑपरेशन फ्लड है जो किस कार्य से संबंधित है, ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा आंसर दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ये आपको याद रखना है। और यह 3 चरणों में चलाया गया था जो ऑपरेशन फ्लड था। प्रथम चरण जो था उसका 1970 से लेकर 1980 तक था, 1980 तक था। दूसरा 81 से लेकर 85 तक था, 85 1985, और तीसरा 85 से लेकर था आपका 1996 तक। ये आपको दोस्तों याद रखना है ऑपरेशन फ्लड के बारे में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। श्वेत क्रांति जो है, ऑप्शन ए है गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो ये क्रांति का जनक माना जाता है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसको, वर्गीज कुरियन, कुरियन को भारत में इस क्रांति का जनक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और नीली क्रांति का संबंध जो होता है वो मत्स्य उत्पादन से होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 47, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 80%। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है, फटाफट से आंसर, ये अप्रोक्सीमेट में पूछा गया है, तो इसमें 60% जो है भारत की जनसंख्या है कृषि में कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। CHSL का ये क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कृषि अर्थव्यवस्था है कि इसका जो मेरुदंड है क्या है, कृषि भारत की जो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। और 2018 के अनुसार अगर बात की जाए तो जनसंख्या का लगभग 55% से अधिक भाग आजीविका हेतु
क्या करता है, कृषि पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर आपको ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीली क्रांति है या ब्लू रिवॉल्यूशन आपका आ चुका है, संबंधित है किससे है, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तेल उत्पादन से और खाद्यान्न उत्पादन से। सीपीयू 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि नीली क्रांति जो है आपकी किससे संबंधित है आपको बताना है। और नीली क्रांति के बारे में आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नीली क्रांति जो है आपका मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति के बारे में। और नीली क्रांति को ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध मछली उत्पादन से है। जबकि श्वेत क्रांति का संबंध की अगर बात की जाए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है, और पीली और पीत क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से, और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, पीत क्रांति आ चुकी है यहाँ पर आपकी। तो पीत क्रांति का संबंध किससे है, तो धान के उत्पादन से है, तिलहन के उत्पादन से है, चाय के उत्पादन से और फूलों के उत्पादन से। करेक्ट आंसर बताएंगे, टैक्स असिस्टेंट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है तिलहन के उत्पादन से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पीली क्रांति भी कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 50 आपका। 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन है, नीली क्रांति उर्वरकों का उत्पादन है और पीली क्रांति अंडों का उत्पादन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन कौन से युग्म आपके सही नहीं है आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो स्वर्ण जो क्रांति है फलों के उत्पादन से संबंधित है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड आपका सही नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। जहाँ तक कृषि मंत्रालय ने के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं आपको बताना है। जहाँ तक सरकारी मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, वहाँ पर उसको देखकर कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं आपको बताना है दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है 123, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 127, ऑप्शन डी है 122। करेक्ट आंसर दोस्तों आपको इसका बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा आपकी जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। जबकि योजना आयोग द्वारा भारत की के 15 बड़े कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देना है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो 127 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15 है नहीं है, और भारत के जो योजना आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें 15 क्षेत्रों में उसको डिवाइड किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब आता है क्वेश्चन है, बीटी बीज का संबंध है। तो बीटी बीज का संबंध किससे है, चावल से है, गेहूं से है, कपास से है और तिलहन से है। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे कि बीटी बीज का संबंध है किससे है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इस बीटी बीज का जो संबंध है वह आपका कपास से संबंध है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बीटी का जो बीटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो बेसिलस थुरिनजेंसिस जो बीटी की फुल फॉर्म है। और 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। क्या है दोस्तों, यह 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो सामान्यतः जैविक कीटनाशकों में प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी क्या है बताना है आपको, इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, ऑप्शन बी है सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन, ऑप्शन सी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना, ऑप्शन डी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। जो सामाजिक वानिकी है क्या है आपको ये बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। अब वन रोपण को प्रोत्साहित करने वाला जो कार्यक्रम है सामाजिक वानिकी 1976 में प्रारंभ किया था दोस्तों। कब, 1976 में इसको प्रारंभ किया गया था। सामाजिक वानिकी के मुख्य रूप में 3 अंग हैं। कृषि वानिकी किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है वन भूखंड वन विभागों द्वारा लोगों को जागरूक जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों के किनारे, नहरों के तटों तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। और सामुदायिक वन भूखंड लोगों द्वारा स्वयं बराबरी के हिस्सेदारी के आधार पर वृक्षारोपण करवाना। ये 3 लक्ष्य उसके निर्धारित थे। तो उसकी जो स्थापना की थी दोस्तों कब हुई थी, कब प्रारंभ हुआ था, तो 1976 में प्रारंभ हुआ था सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है वो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है
4। 54 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो भारत में संचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, तो कौन सी खेती होती है? ईख की, धान की, कपास की और गेहूं की। टैक्स असिस्टेंट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर होती है तो कौन सी होती है? वो ईख की खेती होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी इसका एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। टैंक सिंचाई का जो परंपरागत क्षेत्र है, मध्य प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान राज्य के अंतर्गत टैंक सिंचाई की परंपरा चल रही है। दक्षिण भारत में परंपरागत रूप से वैदिक काल से ही यह चली आ रही है, ये आपको याद रखना है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 56। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ऑप्शन ए कनेरा के मैदान में, ऑप्शन बी है आपका दक्कन के पठार, ऑप्शन सी है कोरोमंडल मैदान में, ऑप्शन डी है गंगा के मैदान में। दोस्तों राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो भारत में जो किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दक्कन का पठार है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूनतम वार्षिक और वर्षा प्राप्त करने वाले या असिंचित क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में जो असिंचित क्षेत्र मृदा में नमी की कमी होती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का तीव्र होना, मृदा में लवण और बालू का अंश होना, नदियों का मौसमी होना और भूमिगत जो जल स्तर होता है मौसमी होता है, यानी कि मौसम के अनुसार ही उसका भूमिगत जल स्तर होता है, अत्यधिक नीचे होने जैसी समस्याओं से ग्रस्त होता है। और इन सभी ये चीज़ें जो हैं कहाँ पर ज़्यादातर होती हैं? तो दक्कन के पठार पर ज़्यादातर पाई जाती हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दक्कन का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 57। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है प्रायद्वीप की पथरीली सतह, ऑप्शन बी है राजस्थान की सूखी सतह, ऑप्शन सी है तटीय मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी है महानदी का डेल्टाई क्षेत्र। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? CBOSI में आया हुआ यह क्वेश्चन है 2017 में दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको देखना है, तो महानदी का डेल्टाई जो क्षेत्र है, महानदी का डेल्टाई क्षेत्र वहाँ पर कुओं से सिंचाई में के लिए उपयुक्त है। महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वह आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में होता क्या है, जल का स्तर ऊपर होने के कारण, धरातल में कठोर न होने के कारण कुएं आसानी से खोद जाते हैं और इससे सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 58 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? आपको बताना है, यानी लवणता की उसमें अधिकता है, इसी वजह से वह खेती के कारण योग्य नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन बी है नागापट्टिनम, ऑप्शन सी है रामानाथपुरम, ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। फटाफट से आंसर बताएंगे। जो जिले हैं ये लवणता की अधिकता के कारण खेती के लिए अयोग्य हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों त्रिचुरापल्ली है। कौन सा है? त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का त्रिचुरापल्ली जो जिला है लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। इसके अलावा आगरा, बीकानेर, गंगावती, हिसार, इंदौर, बापल्ला और कानपुर में भी लवणता अत्यधिक बढ़ गई है और वह भी खेती के लायक नहीं रहेंगे, ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जियोग्राफी जो भूगोल के पर्यावरण से संबंधित एक सेशन है हमारा, जिसका लिंक आई बटन पर दे रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप सीधे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियोज में देखेंगे तो आपको सारे सेशन बारी बारी से मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने 60 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है पर्यावरणीय भूगोल से जो भी संबंधित हैं। और रेलवे, SSC, स्टेट, पैट, KVS और बैंक और SSC, UP
यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंक आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों इसको देखना ना भूलें और आपको जाकर वहाँ पर लिंक पर मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि आपका डेली करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डेली करंट अफेयर आती है। करंट अफेयर की अगर बात की जाती है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, और ये आपका सुबह 6 बजे से सेशन स्टार्ट होता है, और 6 बजे से सेशन स्टार्ट होता है और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही समाहित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह का आपको लोगो देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको करंट अफेयर के सेशंस भी मिल जाएंगे। तो गाइज इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप अपने इस सेशन को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे कि वह भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। साथ ही आपको बता दूं इसका जो समय है शाम को 7 बजे का रहता है, तो समय बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही समय हो 7 बजे आप अपना सेशन देखने के लिए ज़रूर आएँ। तो दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।